हेलो टू ऑल ऑफ यू। इसकी प्रीवियस क्लास में हमने ब्रोंकाइटिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास में ब्रेकियल अस्थमा के बारे में पढ़ेंगे। तो अस्थमा के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि ब्रोंकाइटिस क्या होता है। क्या देखे थे हमने, ब्रोंकाइटिस क्या है कि जो ब्रेकियल ट्यूब्स होती है लंग की, उसकी लाइनिंग में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसके कारण उसका ल्यूमेन क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। क्योंकि इन्फ्लामेशन के कारण उसकी लाइनिंग में क्या हो जाता है, पस का कलेक्शन हो जाता है, या कफ कलेक्शन हो जाता है, या म्यूकस का कलेक्शन हो जाता है, ठीक है। लाइनिंग, ये ल्यूमेन की लाइनिंग है, यहाँ पे कलेक्शन हो जाता है काय का, म्यूकस का, जिसके कारण क्या हो जाती है, नैरो हो जाता है ल्यूमेन। ल्यूमेन नैरो होने के कारण क्या हो जाता है, एयर फ्लो लिमिटेशन हो जाता है। और यही कंडीशन क्या कहलाती है, ब्रोंकाइटिस, ठीक है। तो ये हमने देखा था ब्रोंकाइटिस कि ल्यूमेन क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है, उसके कारण क्या है, एयर फ्लो लिमिटेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए अगर हमें ब्रोंकाइटिस आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आपको अस्थमा इजीली समझ में आ जाएगा। तो हम बात करते हैं अस्थमा की डेफिनेशन की। क्या होता है अस्थमा? अस्थमा इज क्रॉनिक, ठीक है। ब्रोंकाइटिस में मैंने आपको बताया था 2 टाइप के, एक्यूट और क्रॉनिक। शॉर्ट पीरियड है, 5 to 10 days रहता है ब्रोंकाइटिस, या क्रॉनिक में क्या हो जाता है, मंथ टू ईयर ऑनगोइंग चलते रहता है ब्रोंकाइटिस। लेकिन अस्थमा क्या रहता है, क्रॉनिक रहता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव एंड इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मीन्स जब अगर पेशेंट को एक बार अस्थमा कॉज हो गया है, अगर उसको अस्थमा हो चुका है तो वो क्या होगा, उसका प्रोग्रेस हो सकता है, लेकिन वो वापस से नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल स्ट्रक्चर में ब्रेकियल वॉल जो है, ब्रेकियल ट्यूब्स उसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं आएंगी। क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, प्रोग्रेसिव होता है लंग डिसीज, ठीक है। तो अस्थमा क्या है, क्रॉनिक, ऑब्स्ट्रक्टिव और इरिवर्सिबल लंग डिसीज होती है। अस्थमा एक लंग डिसीज है जो इरिवर्सिबल है, वापस से नॉर्मल स्टेज में नहीं आता, और क्रॉनिक है, लंबे टाइम तक ये चलते रहता है, ऑनगोइंग रहता है। नैरोइंग ऑफ ब्रेकियल ल्यूमेन, जैसा कि ब्रोंकाइटिस में क्या हुआ है, नैरो हो चुकी है, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो चुका है, तो ऑब्वियस है कि वहां पे की ब्रेकियल ल्यूमेन क्या होगी, नैरो होगी। उसके कारण क्या होता है, नैरो हो चुकी है, और ये हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई कैरेक्टराइज बाय कफ, डिज्निया, वीजिंग एंड चेस्ट टाइटनेस। तो क्या है, ब्रेकियल ल्यूमेन क्या हो गया, नैरो हो गया है, और इस दौरान अगर पेशेंट किसी भी इरिटेंट, किसी भी कॉजेटिव एजेंट के संपर्क में आता है तो वो क्या करेगा, हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स शो करेगा, जिसमें क्या होगा, कफ, डिज्निया, वीजिंग और चेस्ट टाइटनेस, ये हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो ऑलरेडी क्या है, नैरो हो चुका है ब्रेकियल ल्यूमेन, और उस दौरान अगर पेशेंट किसी भी पॉजिटिव एजेंट के संपर्क में आएगा तो ये हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स शो करेगा, जिससे क्या होगा, फिर से कि कफ, यानी कफ होगा, डिज्निया होगा, वीजिंग होगा, चेस्ट टाइटनेस, ठीक है। तो ये होता है अस्थमा। मैंने आपको बताया अगर आप ब्रोंकाइटिस समझ में आया तो अस्थमा समझ में आ जाएगा। ब्रोंकाइटिस में क्या है, इजिली है कि उसमें क्या हुआ, कोई भी इरिटेंट अगर पेशेंट ने इनहेल कर लिया, उसकी बॉडी में चला गया, इंजेक्ट हो गया, तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा। इन्फ्लामेशन स्टार्ट होगा तो ब्रेकियल ट्यूब की जो लाइनिंग है वहां पे इन्फ्लामेशन के कारण क्या होगा, म्यूकस का कलेक्शन होगा, और उसका ल्यूमेन क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। तो वो कंडीशन हो गई ब्रोंकाइटिस की। अब वो उस कंडीशन में, उसी में हमने क्रोनिक में देखे थे कि जो ब्रेकियल ट्यूब की जो वॉल है वो ऑलरेडी क्या हो जाती, इरिटेटेड रहती है, और उसके अगर संपर्क में कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या कुछ भी पॉल्यूशन वगैरह आता है तो वो तुरंत क्या करती है, हाइपर एक्टिव होती है, हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स शो करती है। तो वही चीज है, बार बार अगर पेशेंट को इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स शो करेगा, और वो क्या होगा, बार बार इन्फ्लेमेशन कंटिन्यू चलता रहेगा, और ये नैरोइंग क्या होगी, जो नैरो हो रहा है ब्रेकियल ल्यूमेन, ये कंटिन्यूअस क्या होगा, नैरो होते चलेगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन। मैं आपको स्ट्रक्चर से बताती हूँ। जैसे
ये है हमारे ब्रेकियल ट्यूब्स, ठीक है। तो नॉर्मल ब्रेकियल ट्यूब्स हमारे इस टाइप से होंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर से आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। तो ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है ब्रेकियल ट्यूब का। तो ये ब्रेकियल ट्यूब कुछ इस प्रकार से होती है। ये जो है हमारी लाइनिंग, ठीक है, ये क्या होता है, लाइनिंग है ल्यूमेन की। ये क्या है, ल्यूमेन की लाइनिंग है। और ये जो अंदर है ये क्या होते हैं, स्मूथ मसल होते हैं, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल क्या है, एक स्ट्रक्चर बनाए रखते हैं। जो आपका ब्रेकियल ट्यूब है उसके अंदर क्या होते हैं, एक स्मूथ मसल्स होते हैं जो क्या है, एक स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं। जैसे ये पाइप लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको मेंटेन करने के लिए स्मूथ मसल क्या है, एक स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं। ये स्मूथ मसल का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये नॉर्मल ब्रेकियल ट्यूब है। अब बात करते अस्थमैटिक एयरवे। जो कंडीशन है कि अस्थमा में क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है ब्रेकियल ल्यूमेन, ठीक है, और हाइपर एक्टिव। अब मैंने आपको बताई हूँ कि जब लाइनिंग में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, तो यहाँ पे क्या है, म्यूकस का कलेक्शन हो रहा है पूरा, है ना। यहाँ पे क्या है, म्यूकस का कलेक्शन हो रहा है। तो क्या है, ल्यूमेन में ल्यूमेन जो है वो नैरो हो रहा है। अब ल्यूमेन नैरो होगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो ये जो स्मूथ मसल है इसके ऊपर क्या डालेगा, प्रेशर डालेगा। और ये क्या करेगा, अब स्मूथ मसल जो अंदर है, देखिए ये क्या है, आपका ल्यूमेन है, ठीक है, ल्यूमेन है। अब इसके आसपास क्या हो गया, म्यूकस कलेक्शन हो गया ड्यू टू इन्फ्लामेशन, सारा म्यूकस और कफ का कलेक्शन हो गया। अब ल्यूमेन क्या हो गया, नैरो हो रहा है, ठीक है, नैरो हो रहा है। तो उसके अंदर क्या है, स्मूथ मसल है, तो वो नैरो हो रहा है, तो वो क्या करेगा, प्रेशर पड़ेगा किस पे, स्मूथ मसल पे, दबाव पड़ेगा, तो वो भी क्या होगा, नैरो होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो ये स्मूथ मसल क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो स्वाभाविक है यहाँ पे क्या होगा, एयरवे डिस्टर्ब होगा। एयरवे क्या, जो नॉर्मल एयर पास आउट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, लिमिटेशन हो जाएगा। तो ये क्या है, अस्थमैटिक एयरवे। अब थर्ड क्या है, जैसा कि हमने देखे इरिवर्सिबल है, ये प्रोग्रेसिव स्टेज होती है इसकी। अस्थमा अगर एक बार हो गया तो प्रोग्रेस करेगा, वापस से नॉर्मल कंडीशन में नहीं आएगा, ठीक है, वो बढ़ते जाएगा। अब ये बात हो गई किसकी, अस्थमैटिक एयरवे की। आगे की लाइन जो है, हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई। अब क्या है, यहाँ पे क्या हो गया, नैरो हो गया, इसमें ल्यूमेन नैरो हो गया, दबाव पड़ा स्मूथ मसल पे, स्मूथ मसल पे दबाव पड़ा, स्मूथ मसल भी क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब इस दौरान किसी भी पेशेंट को इस दौरान और कोई इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी बैक्टीरिया इंजेक्ट हो जाता है, वायरस, किसी भी इन्फेक्शन में अगर पेशेंट आ जाता है तो उसकी बॉडी फिर से क्या करेगी, हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स करेगी, जिसके कारण और ज़्यादा उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन होने लगेगा, और ज़्यादा सिक्रेशन होने लगेगा, और ज़्यादा यहाँ पे कलेक्शन होने लगेगा म्यूकस का।
ल्यूमेन और ज़्यादा नैरो होगा और उसके कारण क्या है, दबाव पड़ेगा स्मूथ मसल पे और स्मूथ मसल और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्मूथ मसल क्या है, स्ट्रक्चर बनाए रखा है, ठीक है, वो भी उस पर दबाव पड़ रहा है तो वो भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इतना अगर आपके एक जगह है, ठीक है, एयर को पास होने में, मान लीजिए एयर को पास होने, ये ट्यूब का ल्यूमेन है, ठीक है, ट्यूब का ल्यूमेन है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया तो ट्यूब ल्यूमेन क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है, नैरो होने के कारण इसके बीच का जो स्मूथ मसल है वो भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वो भी क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो स्पेस भी कम हो रहा है, स्पेस कम है तो एयर भी क्या होगी, लिमिट में आएगी जाएगी, ठीक है। तो एयर का लिमिट में आएगी जाएगी, एयर का लिमिटेशन होगा तो क्या होगा, पेशेंट को डिस्निया होगा, ठीक है, पेशेंट को डिस्निया होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसे डिस्निया होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपर एक्टिव, तो ओवर सिक्रेशन होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे कफ प्रोडक्शन होगा बहुत ज़्यादा, वीजिंग, बहुत ज़्यादा वीजिंग, कफ है, म्यूकस है, तो उससे हमें वीजिंग साउंड सुनाई देगा, और चेस्ट टाइटनेस, क्योंकि क्या हो गया, पूरा वहाँ पे म्यूकस कफ का कलेक्शन हो गया है और प्रॉपर क्या है, एयर भी पास नहीं हो रही है, एयर भी उसे मिल नहीं रही है, तो उसके कारण क्या होगा, चेस्ट टाइटनेस फील होगा पेशेंट को। तो ये होता है हमारा ब्रेकियल अस्थमा, ठीक है। तो एक बार और रिवाइज करते हैं, अस्थमा क्या है, एक क्रॉनिक ऑनगोइंग स्टेज है, अस्थमा एक लंग डिसीज है जो कि क्या होती है, क्रॉनिक होती है, ऑब्स्ट्रक्टिव होती है और इरिवर्सिबल होती है, ठीक है, जिसमें क्या है, नैरो हो जाता है ल्यूमेन, ब्रेकियल ल्यूमेन नैरो हो जाता है और क्या हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स शो करता है, क्या किसी भी स्टिमुलाई को लेकर, कैरेक्टराइज बाय, जिसमें क्या होता है, कफ, डिस्निया, वीजिंग एंड चेस्ट टाइटनेस। स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है आपके ब्रेकियल ट्यूब का। इन कंडीशन ऑफ अस्थमेटिक एयरवे, जब इन्फ्लामेशन होगा तो आपका ल्यूमेन जब नैरो होगा तो जो स्मूथ मसल है अंदर का वो भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब इस कंडीशन में अगर पेशेंट फिर से इन्फेक्शन में जाता है, कोई भी स्टिमुलाई आ जाता है, ठीक है, किसी भी स्टिमुलाई के संपर्क में आने पर बॉडी क्या करती है, हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स शो करेगी, जिससे क्या होगा, और ज्यादा कफ होगा, म्यूकस प्रोडक्शन होगा, स्मूथ मसल और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जिससे कफ, डिस्निया, वीजिंग और चेस्ट टाइटनेस फील होगा पेशेंट को। अब एक चीज और, जो ब्रेकियल अस्थमा की जो कंडीशन है वो 3 प्रोसेस में कंप्लीट होती है। फर्स्ट तो आपका होगा क्या, फर्स्ट आपका क्या होगा, अस्थमेटिक एयरवे, ठीक है, फर्स्टली आपका क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, 3 प्रोसेस में फर्स्ट आपका हो गया इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गया, नॉर्मल है आपका ब्रेकियल ट्यूब, यहाँ पे क्या हुआ, इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गया। दूसरा क्या होगा आपका, अब इन्फ्लामेशन हुआ है ऑलरेडी, क्या है, ल्यूमेन क्या है, नैरो है ना, और फिर से कि इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गया तो क्या होगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा, हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स, हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स शो करेगी बॉडी आपकी, ठीक है, किसी भी इन्फेक्शन को लेके। तो उसके बाद थर्ड क्या होगा, आपका जो मसल्स हैं ऑलरेडी क्या है, नैरो हो गया आपका ल्यूमेन, हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स शो करेगी तो और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा स्मूथ मसल में, तो स्मूथ मसल आपके क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे और उसके कारण क्या होगा, अस्थमेटिक अटैक, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, ये इरिवर्सिबल है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हुआ, नैरो हो गई आपकी ब्रेकियल ल्यूमेन, अब क्या होगा, ऑलरेडी नैरो है, अब दोबारा से उसको कुछ इन्फेक्शन होगा, आपकी बॉडी तुरंत फिर इन्फ्लेमेशन करेगी और दबाव पड़ेगा किस पे, आपकी स्मूथ मसल पे, जो कि हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, और जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे उतना कम स्पेस मिलेगा किस चीज के लिए, एयर पास होने के लिए, और एयर नहीं मिलेगी पेशेंट को तो उसको क्या होगी, डिज्निया होगा, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, अस्थमेटिक अटैक आएगा। तो क्लियर है डेफिनेशन सर? डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं इसके टाइप, ब्रेकियल अस्थमा के टाइप, मेनली इसके 2 टाइप्स होते हैं, जो हमारा अस्थमा है उसके मेनली 2 टाइप्स होंगे, एक होगा एलर्जिक और दूसरा होगा नॉन एलर्जिक। एलर्जिक या एटोपिक या एक्सट्रिंसिक,
नॉन एलर्जिक, नॉन एटॉपिक एंड इंस्ट्रिंसिक। अब एलर्जी नाम से क्लियर है, किसी भी प्रकार की एलर्जी हुई। एक्सट्रिंसिक बाहरी तरफ से ना, बाहरी तौर पे किसी भी प्रकार की एलर्जी से हो रहा है अस्थमा, तो वो क्या होगा, एलर्जिक, एक्टोपिक या एक्सट्रिंसिक अस्थमा। अब क्या है सेकंड, क्या है नॉन एलर्जिक। नॉन एलर्जी किसी प्रकार की एलर्जी से रिलेटेड नहीं है। नॉन एटॉपिक और इंस्ट्रिंसिक यानी अंदरूनी तौर पे, ठीक है। जैसे फर्स्ट एलर्जिक में क्या आ जाएगा आपका, पेट बाइट हो गया, ठीक है, किसी भी प्रकार से पेट बाइट हो गया, किसी इंसेक्ट ने बाइट कर दिया, ठीक है, तो ये सब काय में आएगा, एलर्जिक और एक्सट्रिंसिक, है ना। और नॉन एलर्जिक और नॉन एटॉपिक इंस्ट्रिंसिक में क्या आएगा कि जैसे एयर पोल्यूशन, फूड एलर्जी हुई, एयर पोल्यूशन हुआ, है ना, यानी आपने बाहर से क्या किया, कुछ फूड खाया या कोई पॉल्यूशन है आपकी बॉडी में अंदर गया और उसके बाद वो क्या करता है, क्रिएट करता है अस्थमा, तो वो क्या होगा, इंस्ट्रिंसिक या नॉन एलर्जिक। इसके अलावा और भी टाइप्स होते हैं, जैसे EIA, एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा। ऑक्यूपेशनल, आप जहाँ काम कर रहे हैं उस जगह से रिलेटेड अगर हो रहा है, ऑक्यूपेशनल मिक्स्ड सारा कुछ होगा इसमें, यानी आप ऐसी जगह में काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्सरसाइज यानी बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, मिक्स्ड अस्थमा। कफ वेरिएंट अस्थमा, लंबे टाइम से अगर ड्राई कफ है पेशेंट को तो वो भी कॉज कर सकता है क्या, अस्थमा। नॉक्टर्नल अस्थमा, ये क्या होता है, रात में क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये होंगे टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ अस्थमा। उसके बाद बात करते कॉज, ये रिस्क फैक्टर, कॉज भी यही है और रिस्क फैक्टर, ठीक है, अस्थमा को लेके। तो क्या होगा, फर्स्ट एयरबोर्न एलर्जी, किसी प्रकार की एलर्जी है पेशेंट को, ऐसा होता है कि किसी पर्सन को किसी स्पेसिफिक फूड मटेरियल से क्या होता है, एलर्जी होती है, या किसी परफ्यूम से या किसी भी चीज़ से एलर्जी, तो एयरबोर्न एलर्जी हो सकता है रिस्क फैक्टर या कॉज। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, उसे फिजिकल एक्टिविटी के कारण, एयर पोल्यूशन के कारण, प्रिजर्वेटिव्स यूज करने के कारण, फूड एलर्जी, लो बर्थ वेट और फैमिली हिस्ट्री। इसके अलावा क्या हो सकता है, लो इम्यून सिस्टम हो सकता है। जो भी हमने ब्रोंकाइटिस में देखे थे वो सारे कॉज किसके हो सकते हैं, अस्थमा के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेनली 2 टाइप होंगे, एलर्जिक और नॉन एलर्जिक। एलर्जिक में क्या होगा, किसी भी प्रकार की एलर्जी से क्रिएट होने वाला अस्थमा, और नॉन एलर्जिक मीन्स बॉडी में कोई इन्फेक्शन, इन्फेक्टियस फैक्टर क्या हुआ, इंजेक्ट हुआ और उसने क्या किया, कॉज किया क्या, इन्फ्लामेशन, उसके कारण क्या होगा, अस्थमा, तो वो क्या होगा, नॉन एलर्जिक।